जिस तरीके के बातें की जाती हैं कि बीजेपी पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ है और मुसलमानों का शोषण जितना बीजेपी पार्टी में हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। पार्टी में मुसलमानों का शोषण हो रहा है। बीजेपी पार्टी में मुसलमानों का कहाँ शोषण हो रहा है? बीजेपी की पार्टी के साथ तो मुसलमान है ही नहीं। तो मैंने बीजेपी में काम किया तो मुझे रिवार्ड मिला। तो शोषण तो नहीं होता है, ये तो कहना गलत है। और वो ये है कि बीजेपी का डंडा दिखाओ और तथाकथित जो राजनीतिक सेकुलर पार्टियां हैं उनका झंडा थमाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये ऐलान करते हैं कि फ्री राशन मिलेगा, तो 5 करोड़ मुसलमानों को भी फ्री राशन मिलता है। सवाल ये है आतिफ साहब, जो मुसलमानों के साथ में हालात हो रहे हैं उसको लोग यही कहते हैं कि जब बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है तब से ये हालात सामने हैं मुसलमानों के साथ। इस पर मैं जानना चाह रहा हूँ। कौन से हालात की बात आप कर रहे हैं, मेरे बताएं जरा। जो जिन 2 लोगों ने एक दर्जी का जाके मर्डर कराया वो क्या बीजेपी वालों ने करवाया? वो जाकर क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? होती है ये आज नया नहीं है कि हिंदू मुसलमान हुआ। 1947 से हो रहा है। 47 में जब देश का विभाजन हुआ था तब हिंदू मुसलमान हुआ था क्या? नहीं हुआ था। क्या आप ये कहें कि भाई सरकार ने, कानून ने अपना काम नहीं करा? ऐसा कोई मुझे उदाहरण बताइए। नुपुर शर्मा के ऊपर सवाल उठ रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। आप ही की पार्टी की प्रवक्ता रही हैं। अब मेरी पार्टी की नहीं है वो, मेरी पार्टी ने उसको निकाल लिया। द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर पसमानदाओं की एक फहरिस्त बनी हुई है। इसमें एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अंसारी बिरादरी है, कुरैशी बिरादरी है, मलिक हैं, सैफी हैं। और देखिए ये भी एक सच्चाई है कि आम तौर से ये कहा जाता रहा है कि मुसलमानों में जो है बिरादरी का कोई निज़ाम नहीं है, जबकि वास्तविकता में बिरादरियों का एक निज़ाम मुसलमानों में स्टैंड करता है बड़े लेवल। बिरादरी है शेख बिरादरी आज भी मजदूरी कर रही है। कुंजड़े, राइन, बंजारे, अलवी, आप इनके अगर आप जाकर देखें, झोजे, डोम, मीरासी, आप जाकर देखें, ये आज भी बहुत बद से बदतर इनकी ज़िंदगी का हाल है। सच्चर कमेटी ने जो अपनी एक रिपोर्ट कही है जिसमें ये कहा है कि दलितों से भी बदतर हो गए, वो यही कम्युनिटी है एक्चुअली मुसलमान। हुकूमतों में के साथ रहने के बाद ये जो पसमानदा तबका था, हमारे लोगों का जो तबका था जिसमें हम भी शामिल हैं, वो हमेशा इन लोगों के यहाँ मजदूरी करना, इन लोगों के यहाँ मेहनत मुशक्क़त करना, और 47 के बाद इन लोगों का वोट बैंक बन जाना। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात और हम हर एपिसोड में आपकी एक ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ़ रशीद साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो आतिफ़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। आपको मैं बताता चलूँ, हमारे इस YouTube चैनल पर यह पहला इंटरव्यू है जो हम कर रहे हैं आतिफ़ रशीद साहब का, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। जिस तरीके के बातें की जाती हैं कि बीजेपी पार्टी मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों का शोषण जितना बीजेपी पार्टी में हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ, और ये भी देखा जाता है आतिफ़ साहब के मुसलमानों के साथ तमाम तरीके की जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मौजूदा वक्त में भी जब से सरकार बनी है ऐसे सवालात उठते हैं। सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है, आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए वाजिद भाई, एक तो पार्टी को और सरकार को दोनों को अलग अलग करके देखिए आप जी। भारत, आपने कहा बीजेपी पार्टी में मुसलमानों का शोषण हो रहा है। बीजेपी पार्टी में मुसलमानों का कहाँ शोषण हो रहा है? बीजेपी की पार्टी के साथ तो मुसलमान है ही नहीं। जी। हमेशा मुसलमान जो है बीजेपी पार्टी को हराने वालों के साथ रहता है। जी। तो आप ये बात तो नहीं कह सकते कि बीजेपी की पार्टी में मुसलमानों का शोषण हो रहा है। अभी आपने इंटरव्यू शुरू करने से पहले बताया कि मैं माइनॉरिटीज़ कमीशन का, बीजेपी का नहीं, माइनॉरिटीज़ कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन रहा हूँ। तो मैंने बीजेपी में काम किया तो मुझे रिवार्ड मिला। तो शोषण तो नहीं होता है, ये तो कहना गलत है। और मैंने वहाँ माइनॉरिटीज़ कमीशन में रहते हुए देश के सभी समुदायों के लिए काम भी किया है। आप जानते हैं इस बात को, बखूबी आपने देखा है।
देखिए ऐसा है, ये इस देश में सन 47 से एक काम चलता आ रहा है और वो ये है कि बीजेपी का डंडा दिखाओ और तथाकथित जो राजनीतिक सेकुलर पार्टियां हैं उनका झंडा थमाओ। ये नारा ये हमेशा से इस मुल्क में चलता रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो जिस रेशो में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उस रेशो की तुलना में उससे कहीं ज़्यादा तादाद में देश के मुसलमानों ने को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से लाभ मिल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई योजना, कोई लाभकारी स्कीम अगर कोई निकलती है तो वो व्यक्तिगत कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं निकालते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने ये तय करा कि हम जो है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये नारा लिया गया कि भाई हम जो है हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। तो जब हर गांव तक बिजली पहुंचाने की बात हो रही है तो वो फिर हिंदू का गांव हो या मुसलमान का गांव हो, हर गांव में बिजली पहुंच रही है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये ऐलान करते हैं कि फ्री राशन मिलेगा, तो 5 करोड़ मुसलमानों को भी फ्री राशन मिलता है वहाँ पर। जब प्रधानमंत्री किसान निधि की बात करते हैं तो किसान निधि मुसलमानों को भी मिलती है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होती है तो उस आवास योजना में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, दलित, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमानों की रेशो 60% होती है। तो उन तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। जैसा मैंने कहा और आपने भी मुझे बताया कि सरकार का और बीजेपी पार्टी का जब सवाल ये है आतिफ साहब, जो मुसलमानों के साथ में हालात हो रहे हैं उसको लोग यही कहते हैं कि जब बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है जब से, तब से ये हालात सामने हैं मुसलमानों के साथ। इस पर मैं जानना चाह रहा हूँ। कौन से हालात की बात आप कर रहे हैं, मेरे बताएं ज़रा सा। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के वाक़यात लगातार होते चले आ रहे हैं जगह जगह, आपसी इख्तिलाफ जो है, सांप्रदायिक माहौल जिस तरीके का मौजूदा वक्त में देखा जा रहा है, हर जगह हिंदू और मुसलमान की राजनीति की जा रही है, इसको सरकार से भी जोड़ करके लोग देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जोड़ करके कहाँ की जा रही है? हम तो नहीं करते हैं। उदयपुर में जो एक हत्या हुई है, वो हत्या क्या मुस्लिम की हुई है? उसमें क्या है, क्या वो जो जिन 2 लोगों ने एक दर्जी का जाके मर्डर कराया, वो क्या बीजेपी वालों ने करवाया? वो जाकर क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? देखिए ऐसा है, इसमें आप थोड़ी सी अपनी सोच को बदलिए। असामाजिक तत्व दोनों ओर होते हैं, हमेशा होते हैं। भाजपा शासित राज्य में अभी झारखंड में पुलिस की गोली से 2 लोग मरे हैं। यही 2 लोग प्रदर्शन करते हुए अगर उत्तर प्रदेश में मर जाते तो आप कितने इंटरव्यू कर लेते? अभी आपने एक बार भी चलाया अपने चैनल पर? नहीं चलाया होगा। तो असल में ये दोहरा चरित्र जो है वो मीडिया का है। समाज में जब बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, आवाज़ होती है। ये आज नया नहीं है कि हिंदू मुसलमान हुआ, 1947 से हो रहा है। 47 में जब देश का विभाजन हुआ था तब हिंदू मुसलमान हुआ था क्या? नहीं हुआ था। हुआ था, नहीं हुआ था। हिंदू मुसलमान के आधार पर ही 2 देश बने थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान। बने थे, नहीं बने थे? कत्लेआम हुआ था कि नहीं हुआ था? तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? उस पर आप सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? मेरा कहना ये है कि कोई भी अगर इस तरह का हादसा होता है, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, वो गलत है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी जवाबदारी तब तय होगी जब आप हमें ये बताएंगे कि आप ये कहें कि भाई सरकार ने, कानून ने अपना काम नहीं करा हो। ऐसा कोई मुझे उदाहरण बताइए। नुपुर शर्मा के ऊपर सवाल उठ रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। आप ही की पार्टी की प्रवक्ता रही हैं। अब मेरी पार्टी की नहीं है वो, मेरी पार्टी ने उसको निकाल लिया है। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई हो रही है, सब पर हो रही है, उस पर भी होगी कार्रवाई। मेरी पार्टी की अब वो उसकी जवाबदारी मेरी नहीं है। चलिए, ये तो सियासी बातें हुई सारी, लेकिन अब आप जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो कहा गया है कि लोगों को, हमारी सरकार को, बीजेपी पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय में जो पसमानदा मुस्लिम समाज है वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। ये एक अच्छी पहल है प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की, जो उन्होंने इस तरफ ध्यान देने की कोशिश की है और तवज्जो भी दे रहे हैं।
तो मैं अब आपसे ख़ास सवाल यही कि पसमानदा जो मुसलमान है, पसमानदा मुस्लिम समाज जो है, क्या इसकी परिभाषा समझते हैं आप, और किस तरीके से इनको जोड़ने का काम करेंगे साथ में, क्या इनके लिए काम किया जाएगा? देखिए, भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर पसमानदाओं की एक फहरिस्त बनी हुई है, जिसमें एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अंसारी बिरादरी है, कुरैशी बिरादरी है, मलिक हैं, सैफ़ी हैं, ठीक है ना जी। और भी अगर आप इसको नीचे अगर जाएंगे तो ऐसी सैकड़ों बिरादरियाँ हैं। गाड़ा है, गद्दी है, नट है, कुरैशी है, समझ रहे, बंजारे हैं, कुंजड़े हैं, ठीक है ना जी, डोम हैं, मीरासी हैं, अलवी हैं, रंगरेज हैं, राइन हैं, समझ रहे हो ना जी, धुने हैं, मंसूरी जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना, मनिहार हैं, धोबी हैं, कसार हैं, बहुत सारी एक लंबी एक फहरिस्त है। और देखिए, ये भी एक सच्चाई है कि आम तौर से ये कहा जाता रहा है कि मुसलमानों में जो है बिरादरी का कोई निज़ाम नहीं है, जबकि वास्तविकता में बिरादरियों का एक निज़ाम मुसलमानों में स्टैंड करता है बड़े लेवल पर। चाय लेते रहिए आप वारिद भाई। और वो जो स्टैंड करता है जो बिरादरियों का निज़ाम, उसमें आम तौर से ये होता है कि ये जो मैंने आपके सामने इतनी सारी बिरादरियों को गिनवाया है, ये बिरादरियाँ राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ गई हैं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एक बिरादरी है शेख बिरादरी आज भी मजदूरी कर रही है। कुंजड़े, राइन, बंजारे, अलवी, आप इनके अगर आप जाकर देखें, झोजे, डोम, मीरासी, आप जाकर देखें, ये आज भी बहुत बद से बदतर इनकी ज़िंदगी का हाल है। इनके यहाँ एजुकेशन की कमी है, आज भी फाइनेंस की कमी है, पैसों की कमी है। पैसे की कमी के होने की वजह से ये लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन खुददार तबका है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 80% से अधिक मुसलमानों का यही तबका है। सच्चर कमेटी ने जो अपनी एक रिपोर्ट कही है, जिसमें ये कहा है कि दलितों से भी बदतर हो गए, वो यही कम्युनिटी है एक्चुअली मुसलमान हमेशा से इस मुल्क में आज़ादी से पहले से दो कैटेगरी में रहा है। एक अशराफ कैटेगरी रही है जो हमेशा हुकूमतों के साथ रही है। हुकूमतों में के साथ रहने के बाद ये जो पसमानदा तबका था, हमारे लोगों का जो तबका था, जिसमें हम भी शामिल हैं, वो हमेशा इन लोगों के यहाँ मजदूरी करना, इन लोगों के यहाँ मेहनत मुशक्क़त करना, और 47 के बाद इन लोगों का वोट बैंक बन जाना। और जहाँ हमने अपने हक़ की, हुकूक की लड़ाई की बातचीत शुरू करी, जहाँ हमने इसकी बात करी, तो हमको ये कहकर दबा दिया गया हमेशा कि नहीं नहीं, ये गैर इस्लामी बात मत करिए, आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। 1 मिनट में इस्लाम से बाहर होने की बात कर दी गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो उनका एक संकल्प था, जो उनका एक सपना था कि कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का उदय, तो जब भारत आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, इस 75वें वर्ष में मुसलमानों का वो दबा कुचला शोषित पीड़ित वर्ग यदि पीछे रह जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में रह जाए, रोज़गार के क्षेत्र में रह जाए, और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से अगर वो पिछड़ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आज़ादी के 75 वर्षों के कोई मायने नहीं रखते। मैं साधुवाद देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को, बधाई देता हूँ कि समाज के उस दबे कुचले वर्ग की आपने चिंता करी, जिसकी उसी समाज के उन लोगों ने, जो इन लोगों के वोट पर, इन लोगों की मेहनत पर, जो अपने आप को अशराफ कैटेगरी में गिनते आए हैं, उन्होंने कभी इनकी राजनीतिक सुध लेने की कोशिश नहीं करी, उनको कभी राजनीतिक सुध लेने की कोशिश नहीं करी, उनके शैक्षणिक सुध लेने की कोशिश नहीं करी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस और ध्यान दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो दबा कुचला और शोषित वर्ग जो है मुसलमानों का, जिसे पसमानदा वर्ग कहा जाता है, आने वाले दिनों में ये भी देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। इसी में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं आतिफ साहब। पहले कहा गया कि मुसलमान शिया सुन्नी में बांटा गया, फिर मसलकों में बांटा गया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, कादियानी, तमाम तरीके के फ़िरके। अब ये कहा जा रहा है कि अब सुन्नी मुसलमान को ही जो है जात बिरादरी में बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या 2024 की तैयारी है ये? निज़ामी साहब जी, आप निज़ामी हैं ना जी,
आप तो अपर कास्ट हैं। जी मैं सैफ़ी हूँ। आप सैफी हैं तो फिर निज़ामी क्यों लगाते हैं? सिलसिला है मेरा। अच्छा, सिलसिला। जी नहीं थे। आप सच्चाई स्वीकार करिए कि आपके मुसलमानों में ऑलरेडी बिरादरीवाद है, और जो बात आप कह रहे हो ना, वही इस देश का जो अशराफ तबका है वो इसी बात को चलाता है। आपको अब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको बिरादरीवाद में बांटा जा रहा है। बड़े बिरादरीवाद तो है भाई, आज से है, 1900 आज़ादी से पहले से है, बिल्कुल चल रहा है। हमेशा से है, कोई नया थोड़ी है। मैं गाड़ा बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं गाड़ों में ही शादी कर पाऊँगा, गाड़ों के बाहर नहीं कर सकता। कोई देगा नहीं मुझे अपनी बेटी। शुरुआत की गई रोटी बेटी का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया कि रोटी बेटी का सिलसिला भी पसमानदा दांतों में ही चला ना। पसमानदा का अशराफ में चला क्या? अशराफ ने किसी ने अपनी बेटी दी क्या? अपनी बेटी ली? किसी पसमानदा की बेटी ली क्या? नहीं ली ना। तो ये तो चल ही रहा है इस मुल्क में, हमेशा से चल रहा है। तो आप इसको ये बात कैसे कह रहे हैं? आप दरअसल जो इस मुल्क की अपर कास्ट का जो एक खेल है, उस खेल का हिस्सा मत बनाइए इसको। मोदी जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, और वो स्पष्ट ये है कि हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से समाज के दबे कुचले वर्ग को हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो अब अगर उस दबे कुचले वर्ग में पसमानदा लोगों को हिस्सेदारी मिलने की बात आ रही है, तो उस हिस्सेदारी मिलने को लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी का हक नहीं अपना हिस्सा लेंगे। क्या लग रहा है आपको कि लोग आपके साथ में आ रहे हैं या आएंगे, या इस चीज़ को समझेंगे वो? सैफी साहब बिल्कुल समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जिन बिरादरियों को नौकरी में, रोज़गार में, पढ़ाई में आज तक सिर्फ इसलिए पीछे रख दिया गया था कि वो अगर पढ़ लिख लेंगे तो खेतों में मजदूरी कौन करेगा, घरों में सफाइयाँ कौन करेगा, इसीलिए तो नहीं पढ़ने दिया जाता था। अगर मोदी सरकार के नेतृत्व में ये वर्ग पढ़ने लगेगा, शिक्षा की ओर आगे बढ़ने लगेगा, सियासत में बराबर की हिस्सेदारी पाने लगेगा, तो क्यों नहीं जो लोग जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। सियासत जो होती है वो रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के लिए होती है। कब्र में जाके नहीं पूछा जाएगा कि आपने कौन सी पार्टी से राजनीति करी है। हम अपने मज़हब के पक्के हैं, मज़हब के पक्के रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें मज़हब पर चलने के लिए कोई मना नहीं करता। और हमारे जो नबी का खुतबा था, आखिरी खुतबा, उसमें ज़ात पात के निज़ाम को, भेद को मिटाने की बात की गई थी। तो हम ज़ात पात के भेद को मिटाई तो रहे हैं, हम भी तो उनके बराबर जाने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं जा सकते हम उस बराबर? अगर हमको किसी भी राजनीतिक पार्टी से, जब भारतीय जनता पार्टी हमको ये मदद दे रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं आतिफ साहब के जो ये सरकार ने एक पहल की है, मोदी जी ने ये एक अच्छी शुरुआत की है, और मुसलमानों को ख़ास करके वो मुसलमान जो पसमानदा हैं, दबे कुचले हैं, जिनकी पिछले 60-70 सालों से बातें तो की जा रही हैं कि उनके लिए फलाह बहबूदी के लिए काम किए जा रहे हैं, उनको मौके देने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो कहीं ज़मीनी स्तर पर आज तक देखने के लिए नहीं मिली। जैसे कि सच्चर कमेटी का हर बार, हर जगह, हर कहीं पर जिक्र किया जाता है, लेकिन उसी में हालात क्या रहे दलितों से बदतर, वो आज तक उस पर कोई पार्टी ने ना तो काम किया है, ना ही उस पर कोई ख़ास तवज्जो दी गई है। लेकिन अब जो ये नई शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये कितनी कामगार साबित होती है, और लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने मुस्तकबिल को भारतीय जनता पार्टी में तलाशते हैं या बनाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आगे भी हम इसी तरीके से आतिफ रशीद साहब से बात करते रहेंगे, ख़ासकर मुस्लिम पसमानदा मुसलमानों का जो ये महाज है इस मसले पर। इसलिए आप बने रहिए हमारे एक शाम टीवी के साथ। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है और पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।